नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिटेली डिस्कस करेंगे रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में। वैसे हमने डेली न्यूज़ में काफ़ी बार डिस्कस किया है रशिया यूक्रेन के बीच में जो टेंशन्स बढ़ रहे हैं उसके बारे में, फिर भी हमने बैकग्राउंड डिस्कस नहीं किया अभी तक। तो आज इस वीडियो में पूरे बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेंगे। रशिया एंड यूक्रेन के बीच में इश्यूज़ क्या क्या है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुआ है रिसेंट कुछ ईयर्स में। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा प्रेजेंट सिचुएशंस का एनालिसिस करते हैं। देखिए, आपको पता है रशिया एंड यूक्रेन के बीच में जो टेंशन्स के बारे में, एंड रीजनली रशिया करीब 1 लाख के करीब ट्रूप्स जो है यूक्रेन बॉर्डर में डिप्लॉय कर रखा है। तो कभी भी रशिया यूक्रेन को अटैक भी कर सकता है। ये भी बात आपको पता होगा, ये जो क्रीमियन पेनिनसुला है ये रशिया 2014 में अनेक्स भी किया था यूक्रेन से। वो भी बात हम डिस्कस करेंगे आगे। तो वैसे दोस्तों, जितने और कंट्रीज है यूरोप में, ये रशिया का ये जो मूव है इसके अगेंस्ट बोला है। वैसे जो G7 ग्रुप ऑफ नेशंस का मीटिंग अभी हुआ है, इसमें उन्होंने स्ट्रिक्टली रशिया को वार्न किया है कि अगर आप यूक्रेन के खिलाफ अटैक करेंगे तो इसकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हार्श हो सकता है। मतलब इस तरह तरह के वार्निंग ऑलरेडी रशिया को मिल चुका है। तो ये जो टेंशन है ये बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, अब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। तो आज इस वीडियो में ये पूरे रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप यूक्रेन का मैप देख लीजिए। रशिया का साउथ वेस्टर्न साइड में आपको यूक्रेन दिख रहा है। यूक्रेन कौन कौन से कंट्री से अपना बॉर्डर शेयर करता है? ईस्टर्न साइड में रशिया, नॉर्थर्न साइड में बेलारस, फिर पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया। तो यूक्रेन का सथेन साइड में आपको क्रीमियन पेनिनसुला भी दिख रहा है। अब देखिए, 1990s तक यूक्रेन यूएसएसआर का एक पार्ट था। जब यूएसएसआर स्प्लिट हुआ तो यूक्रेन भी अलग हुआ। तब से लेकर 2013 तक यूक्रेन रशिया का एक स्ट्रॉन्ग अलाई था। बेसिकली जब से यूएसएसआर स्प्लिट हुआ था तब से लेकर 2013 तक रशिया एंड यूक्रेन के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं था। पर 2013 में यूक्रेन गवर्नमेंट एक डिसीजन लेता है यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने का। तो आपको पता है रशिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। तब रशिया को यह डिसीजन अच्छा नहीं लगा। रशिया ने यूक्रेन गवर्नमेंट को बोला अब ऐसा मत कीजिए, पर यूक्रेन गवर्नमेंट ने सुना नहीं। तो रशिया ने क्या किया, सब्सिक्वेंटली अनेक्स्ड क्रीमिया। ये जो क्रीमियन पेनिनसुला है, ये तो रशियन पॉपुलेशन ज़्यादा है। काफ़ी सारे रेफरेंडम हुआ था, इसमें कुछ पॉपुलेशन अभी भी यही चाहता है वो रशिया के साथ रहने के लिए, कुछ पॉपुलेशन ये चाहते हैं उन्हें ऑटोनॉमी दिया जाए। तो इस तरह के प्रॉब्लम चलते रहते हैं। अब जो इंटरनेशनल सर्वेस होता है वो कितना जेन्युइन है, कितना सच्चाई है उसमें, ये सब हमें मालूम नहीं है। ठीक है, जो भी है, अब तो ये जो क्रीमियन पेनिनसुला रशिया का एक पार्ट है जो पहले यूक्रेन का पार्ट था। ठीक है, तो रशिया ने क्रीमियन पेनिनसुला को अनेक्स करके डिक्लेयर्ड इट्स सॉवरेनिटी ओवर इट विद पीपल सपोर्ट। वैसे पीपल का सपोर्ट भी मिल गया उन्हें, क्योंकि उधर ज्यादा रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। आप देखिए, इसके बाद काफी सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ऑब्वियसली होगा, जब एक कंट्री का पार्ट आप अनेक्स करोगे इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। करीब 10,000 लाइव्स चले गए एंड डिस्प्लेस मिलियंस विथ नो लास्टिंग रेजोल्यूशन इनसाइड। करीब 10 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए उधर से, 10,000 लोगों का जान चले गए। तो इस तरह कई प्रॉब्लम हुआ था ये एनेक्सेशन के बाद। इसके बाद 2014-15 में मिन्स्क पीस अकॉर्ड्स हुआ। मिन्स्क मतलब ये जो यूक्रेन का नॉर्थर्न साइड में बेलारस है, बेलारस का कैपिटल है। तो बेलारस के कैपिटल मिन्स्क में बेसिकली एक पीस अकॉर्ड साइन हुआ। ठीक है, पीस अकॉर्ड में काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखा हुआ था। और ये जो मिन्स्क पीस अकॉर्ड्स में केवल रशिया और यूक्रेन नहीं थे, और भी काफ़ी सारे कंट्रीज मीडिएशन के लिए आए थे, जैसे जर्मनी आए थे, फ्रांस आए थे। ठीक है, तो क्या हुआ, मिन्स्क पीस अकॉर्ड साइन होने के बाद ये जो एयर स्ट्राइक्स वगैरह हो रहा था, हेवी आर्टिलरी फायरिंग हो रहा था, एंड जितने भी डिस्प्यूट्स था वो टेम्पररली बंद हो गया था। अब देखिए दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको सी ऑफ अजोव के बारे में भी बता देता हूं। रशिया यूक्रेन रिलेशंस में सी ऑफ अजोव एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले आप सी ऑफ अजोव का लोकेशन देखिए। यूक्रेन का सथेन साइड में क्रीमियन पेनिनसुला एंड रशिया के बीच में आपको दिख रहा है सी ऑफ अजोव। अब सी ऑफ अजोव आप ब्लैक सी का एक पार्ट बोल सकते हो। वैसे सी ऑफ अजोव से अगर ब्लैक सी में आना है तो एक ही ओपनिंग है, वो है कर्च स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब क्या होता है, जब दो बड़े लैंड मासेस के बीच में इस तरह छोटा सा एक ओपनिंग है सी का, इसे आप स्ट्रेट बोलते हो। ठीक है, तो इतना क्लियर है। जैसे क्रीमिया अनेक्सेशन हुआ था 2014 में, रशिया को कर्च स्ट्रेट का दोनों साइड में कंट्रोल मिल गया। ऑब्वियसली होगा दोस्तों, क्रीमियन पेनिनसुला भी अब रशिया के पास है, तो एक कर्च स्ट्रेट का दोनों साइड में किसको कंट्रोल मिल गया, रशिया को कंट्रोल मिल गया। ठीक है, आप देखिए मई 2018 को रशिया ने क्या किया, ये जो कर्च स्ट्रेट है इधर एक लॉन्ग ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया।
और वो ब्रिज बन गया फिजिकल गेटवे टू द सी ऑफ अजोव। आप देखिए, अगर ब्लैक सी से यूक्रेन को सी ऑफ अजोव में घुसना है तो कर्च स्ट्रेट में से ही पास होना पड़ेगा ना। अब कर्च स्ट्रेट का दोनों साइड में रशिया का कंट्रोल हो गया, तो रशिया ने ब्लैक सी से यूक्रेन को सी ऑफ अजोव एंटर करने नहीं दे रहा था। पर यूक्रेन को ये अच्छा नहीं लगेगा ऑब्वियसली। आप देखिए, क्योंकि सी ऑफ अजोव जो है, सी ऑफ अजोव तो दोनों का है ना। देखिए, सी ऑफ अजोव का लोकेशन देखते ही आपको पता चल जाएगा, इसमें यूक्रेन भी बॉर्डर शेयर करता है, रशिया भी करता है, तो इसमें जो कंट्रोल है वो दोनों का है। अब कर्च स्ट्रेट इन्होंने बंद कर दिया। अब यूक्रेन के जितने बोट्स है, शिप्स है, वो सी ऑफ अजोव में कर्च स्ट्रेट से घुस नहीं पा रहा था। पर यूक्रेन ने क्या किया, लेट सितंबर में सक्सेसफुली ब्लैक सी से सी ऑफ अजोव में ट्रैवल कर दिया, ये बोल के यूक्रेन्स मैरिटाइम राइट्स अंडर इंटरनेशनल लॉ, जैसे इंटरनेशनल लॉज है ना, उनक्लोज वगैरह, ऐसे कई सारे इंटरनेशनल लॉज है, इसके अंदर रशिया इस तरह कोई भी स्ट्रेट को बंद नहीं कर सकता बोल के यूक्रेन बोट जबरदस्ती अंदर घुस गया। ये तो प्रॉब्लम शुरू करेगा ही करेगा। एंड रिसेंटली भी 3 more यूक्रेनियन वेसल्स अटेम्प्टेड टू मेक द सेम जर्नी। मतलब देखिए, यूक्रेन भी छोड़ते नहीं है, रशिया भी छोड़ते नहीं। वैसे रशिया जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो हमें सुनने से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, रशियन कोस्ट गार्ड इंटरसेप्ट किया यूक्रेन को, सेइंग दैट अनलाइक द प्रीवियस पैसेज यूक्रेनियन वेसल्स हैड फेल्ड टू रिक्वेस्ट परमिशन एंड इग्नोर्ड ऑर्डर्स टू स्टॉप। यूक्रेनियन वेसल को सबसे पहले रशियन कोस्ट गार्ड से या फिर रशियन गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। इस तरह परमिशन क्यों दोस्तों? क्योंकि सी ऑफ अजोव को दोनों का है, सी ऑफ अजोव दोनों का है। अब कर्च स्ट्रेट से हम अगर सी ऑफ अजोव में आना चाहते हैं, आपका परमिशन क्यों? कोई भी गवर्नमेंट नहीं पूछेगा। पर रशियन गवर्नमेंट ये जिद किया कि आपको हमारी परमिशन लेने की जरूरत है। पर यूक्रेन ये बोलता है that the patrol of Kerch Strait was authorized under a bilateral agreement with Moscow। ऑलरेडी हमने मॉस्को के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, इसके अंदर कर्च स्ट्रेट के आसपास पेट्रोल करना हमारा भी हक बनता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ कई सारे प्रॉब्लम हुआ था कर्च स्ट्रेट को लेके, बस मैंने आपको बता दिया, क्योंकि रशिया यूक्रेन रिलेशंस के बारे में या डिस्प्यूट्स के बारे में जब डिस्कस करते हैं ना, ये सी ऑफ अजोव भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बस आप ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके चलते अभी भी रशिया एंड यूक्रेन के बीच में प्रॉब्लम्स हैं। देखिए दोस्तों, वैसे रशिया यूक्रेन बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे ना, तो 4 इंपॉर्टेंट रीजन आता है। एक तो है क्रीमियन पेनिनसुला, जिसके बारे में हमने बताया, फिर आता है सी ऑफ अजोव, फिर कर्च स्ट्रेट, 14 हम बोल सकते हैं डोनबास रीजन। सबसे पहले डोनबास रीजन के बारे में समझते हैं। वैसे डोनबास रीजन यूक्रेन का एक पार्ट है, आप इधर देख सकते हो। वैसे इसका लोकेशन देखिए, सी ऑफ अजोव का जस्ट ऊपर है। सी ऑफ अजोव से डोनबास रीजन बॉर्डर भी शेयर करते हैं, इतना क्लियर है। आप देखिए, डोनबास रीजन में मैक्सिमम रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। आप देखिए दोस्तों, क्या है प्रॉब्लम। डोनबास रीजन के लोग जो हैं वो एक सेपरेट कंट्री चाहते हैं। वैसे डोनबास रीजन में 2 सेक्शन है, वेस्टर्न साइड में डोनेट्स्क ओब्लास्ट, ईस्टर्न साइड में लुहांस्क ओब्लास्ट। ओब्लास्ट मतलब क्या होता है? देखिए, सोवियत यूनियन के टाइम पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को ओब्लास्ट बोलते थे, इसलिए ऐसा नाम है। अब डोनबास रीजन के ये जो 2 ओब्लास्ट है, ये अलग अलग कंट्री चाहते हैं। एक होगा डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक, दूसरा होगा लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक। आप देखिए, यूक्रेन को यह बात अच्छा नहीं लगेगा, इस तरह अपने कंट्री के अंदर 2 सेपरेट कंट्री बन जाए, ये तो कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा ना। पर रशियंस क्या कर रहे हैं? रशियंस एक्चुअली डोनबास रीजन चाहते हैं। तो रशिया डोनबास रीजन में जितने सेपरेटिस्ट है, जो सेपरेट कंट्री चाहते हैं यूक्रेन से, वो यूक्रेन गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट करने के लिए इन्हें वेपन्स, अम्यूनिशंस वगैरह सप्लाई कर रहा है करके यूक्रेन गवर्नमेंट का एक एलिगेशन आया था। समझ रहे हो ना आप? मतलब यूक्रेन के अंदर जो डोनबास रीजन है, उधर के लोग चाहते हैं वो 2 सेपरेट कंट्री बन जाए। अब इनको यूक्रेन गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट करने के लिए रशिया सपोर्ट कर रहा है। अब रशिया का प्लान या फिर इंटेंशन कुछ अलग है। रशिया ये चाहता है डोनबास रीजन भी अपने पास हो जाए, है कि नहीं? इतना क्लियर है? आप देखिए, रशियन मिलिट्री व्हीकल्स एंड हेवी वेपन्स एंटेड डोनबास फ्रॉम द रशियन यूक्रेनियन बॉर्डर वेयर द काइव एडमिनिस्ट्रेशन लॉस्ट कंट्रोल। तो ऑलरेडी अब ये डोनबास रीजन का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है मैं आपको बता देता हूं। दोनों ब्लास्ट में बेसिकली डी फैक्टो गवर्नमेंट चल रहा है। डी फैक्टो गवर्नमेंट मतलब एक गवर्नमेंट चल रहा है, उधर अलग प्राइम मिनिस्टर वगैरह रखा हुआ है। पर वैसे यूक्रेन का पार्ट है, कोई दूसरा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है। ये दोनों जो रिपब्लिक ये लोग जो बोल रहे हैं ना, ये अपने आप डिक्लेयर किया है, डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक एंड लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक करके। इसको रशिया का थोड़ा बहुत सपोर्ट भी है, पर पब्लिकली रशिया ने ये एक्सेप्ट नहीं किया, वो अलग बात है, एक्सेप्ट करेंगे भी नहीं, है कि नहीं? द सिचुएशन विच रशिया डिनाइड was also included in the reports of the Organization for Security and Cooperation in Europe। वैसे दोस्तों, यूरोप में सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए एक अलग सा ऑर्गेनाइजेशन है, वो है OSCE। तो OSCE भी ये रिपोर्ट किया था, इस तरह
रशिया का कुछ चाल चल रहा है करके। इतना क्लियर है? तो ये है डोनबास रीजन के बारे में, ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं आपसे। तो दोस्तों अब हम वापस टॉपिक पर आते हैं। रशिया एंड यूक्रेन के बीच में जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, डिस्प्यूटेड एरियाज है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब 2014 में जब से रशिया क्रीमियन पेनिनसुला यूक्रेन से एनेक्स किया है, तब से लेके अब तक रशिया एंड यूक्रेन के बीच में डिस्प्यूट्स रहा है। एक के बाद एक एक करके प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। दोनों साइड से हेवी फायरिंग हुआ है, 10,000 से ज्यादा जान चले गए, 1 मिलियन से ज्यादा लोग उधर से डिस्प्लेस हुए। तो बेसिकली दोनों साइड को काफी नुकसान सहना पड़ा है। तो इसलिए यूक्रेन के नॉर्थर्न साइड में जो बेलारस है, बेलारस का कैपिटल मिन्स्क में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था दोनों के बीच में, बेसिकली सीज फायर करने के लिए। पर देखिए मिन्स्क एग्रीमेंट में जितने पीस डील दोनों कंट्री ने कमिट किए थे, नेवर एंडिंग डिस्प्यूट की वजह से दोनों कंट्रीज ये फॉलो नहीं कर रहा था ठीक से। अगेन दोनों साइड से फायरिंग वगैरह हो रहा था। इसलिए मिन्स्क एग्रीमेंट के 3 साल बाद दोनों कंट्रीज और एक बार मिले। तो इस बार केवल रशिया एंड यूक्रेन नहीं थे, उनके साथ जर्मनी, फ्रांस, तो बेसिकली जो OSCE है इनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। बेसिकली इनके बीच में अगेन सीज फायर लाने के लिए एंड मिन्स्क एग्रीमेंट में जितने कमिटमेंट्स दोनों कंट्रीज ने दिए थे वो सारे फॉलो करने के लिए, ठीक से इंप्लीमेंट करने के लिए ये मीटिंग हुआ था। ये मीटिंग से ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बेसिकली जो दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स है ये तो एलिमिनेट नहीं हुआ, पर एक फ़ायदा ये हुआ, एक कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर डिसीजन हुआ दोनों की तरफ से। जुलाई 27, 2020 से लेके अब तक ये मेंटेन हो रहा था। अब फिर से प्रॉब्लम शुरू हुआ है। However, this year Russian army's military buildup on the Ukrainian border has once again escalated the conflicts in Donbas region. Donbas region जिसके बारे में मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया, उधर फिर से प्रॉब्लम हुआ है। हुआ क्या दोस्तों, 4 यूक्रेनियन सोल्जर्स को प्रो रशियन सेपरेटिस्ट ने मार्च 26 को मारा। अब प्रो रशियन सेपरेटिस्ट मतलब आप समझ गए ना, डॉनबास रीजन में जो प्रो रशियन सेपरेटिस्ट है, अब देखिए मैंने आपको बताया डॉनबास रीजन में जितने लोग रहते हैं उसमें मैक्सिमम रशियन स्पीकिंग पीपल हैं, तो ऑब्वियसली वो रशिया को सपोर्ट करेंगे। तो रशिया को सपोर्ट करने वाला कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप ने यूक्रेनियन सोल्जर्स को मार दिया, तब से अगेन प्रॉब्लम शुरू हुआ। बाकी कहानी तो आपको मालूम है दोस्तों। प्रेजेंट कंडीशन ये है दोस्तों, रशिया ने करीब 1 लाख से ज्यादा ट्रूप्स ऑलरेडी रशिया यूक्रेन बॉर्डर में डिप्लॉय किया है। तो यूक्रेन ऑब्वियसली दूसरे कंट्रीज से अपना मदद मांगा है। तो काफी जो यूरोपियन कंट्रीज है वो यूक्रेन के सपोर्ट में है। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूक्रेन के सपोर्ट में है। और यूक्रेन को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक ऑफर भी दिया, आप नाटो ज्वाइन कर लो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आप देखिए यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने से रशिया यूक्रेन को मना कर रहा था। अब नाटो ज्वाइन करने का जो ऑफर जब से आया तब से रशिया और भटक गए। रशिया ने बोला यूक्रेन गवर्नमेंट को इस तरह की गलती अब मत कीजिए, और यूएसए को बोला आप बीच में मत आइए। तो इस तरह प्रॉब्लम्स तो चल ही रहा है रशिया, यूक्रेन, यूएस के बीच में। और बीच में G7 ग्रुप ऑफ नेशंस का मीटिंग हुआ था। इसमें जितने भी G7 मेंबर्स है वो कलेक्टिवली बोला कि अगर रशिया यूक्रेन के अगेंस्ट कुछ एक्शन करेंगे तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हार्ड होगा। यूएस ने भी ये क्लियरली बोला है। तो इस तरह प्रॉब्लम्स तो अब चल रहा है। तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? बोथ कंट्रीज डू नीड सपोर्ट फ्रॉम द ग्लोबल कम्युनिटी बट नॉट इन ए मिलिट्री फॉर्म। ठीक है, दोनों कंट्रीज को सपोर्ट की जरूरत है ग्लोबल कम्युनिटी से, पर कोई मिलिट्री सपोर्ट नहीं देना है। मिलिट्री सपोर्ट देने से और एक वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, है कि नहीं? ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द ऑनगोइंग क्राइसिस शुड फोकस ऑन एस्टैब्लिशिंग ए कंस्ट्रक्टिव डायलॉग अमंग देमसेल्व्स। तो बेसिकली कहने का मतलब ये दोस्तों, दोनों को बैठ के बातचीत करना चाहिए। जितने भी डिस्प्यूट्स है उन्हें पीसफुली सॉल्व करना चाहिए। वार इज नॉट ए सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। वार होने से दोनों साइड में नुकसान ही होगा, है कि नहीं? देयर इज दस नीड फॉर ए प्लेटफॉर्म सिमिलरली टू द मिन्स्क एग्रीमेंट। तो मिन्स्क एग्रीमेंट जैसा एक पीस डील साइन होना होगा जिसमें और भी मैक्सिमम कंट्रीज के बीच में कंस्ट्रक्टिव डायलॉग हो जाए, पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाए, है कि नहीं? एंड दिस शुड फैसिलिटेट नेगोशिएशन, म्यूचुअल कंसेंसस एंड पॉसिबल कॉम्प्रोमाइसेस एज वेल एज एंगेजमेंट विद मीडिएटर्स। तो बेसिकली वही दोस्तों, और एक एग्रीमेंट हो जाए जिसमें काफ़ी सारे मीडिएशन होगा, दोनों साइड से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइसेस होगा ताकि पूरे डिस्प्यूट्स को खत्म कर ले एक टाइम के लिए। ठीक है, तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं बहुत ब्रीफली बताया आपको पूरे इश्यूज के बारे में। अगर बताना है तो बहुत कुछ बताना पड़ेगा। इसी बीच में काफ़ी सारे इश्यूज हुआ है यूक्रेन एंड रशिया के बीच में। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस और वीडियो कैसे लगा आपको
सीखने को कुछ मिला है कि नहीं, वो सब मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिएगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।